हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक्स विद अतुल सर। लास्ट वीडियो में हम क्या पढ़ रहे थे, हमारे सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें हम बहुत सारी कंट्री कंप्लीट कर चुके थे। आज इस टॉपिक को हम फिर से कंटिन्यू करते हैं और इस वीडियो में इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो कहाँ तक पढ़ लिया था हमने। 1935 का एक्ट देख लिया था हमने, ठीक है। उसके बाद फ्रांस, जापान, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस, लास्ट मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था। उसके बाद आज हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों जर्मनी से, ठीक है। देखो यहां से आज की वीडियो हमारी फिर से कंटिन्यू करते हैं हम। जर्मनी से क्या क्या लिया है बच्चों हमने, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी कि जब देश में आपातकाल लग रहा है, और आपातकाल इमरजेंसी कौन से पार्ट में आती है बच्चों, पार्ट 18 में आती है, ठीक है, पार्ट 18 में आती है। आर्टिकल कहां से कहां तक बताओ, बता चुकी हूं मैं आपको बहुत बार, 352 से लेकर 360 तक, ठीक है। तो जब देश में आपातकाल लगा हुआ है, इमरजेंसी लगी हुई है, क्या उस समय मौलिक अधिकारों पर, फंडामेंटल राइट पर कोई फर्क पड़ता है? तो हाँ पड़ता है। ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है, आर्टिकल 358 और 359। ये दोनों के दोनों आर्टिकल किसकी बात करते हैं, इमरजेंसी के टाइम पर फंडामेंटल राइट के सस्पेंशन, मौलिक अधिकारों के निलंबन की बात करते हैं। और यहां से आप एक फैक्ट याद रखना बच्चों नोट करके, कि आर्टिकल 20 और 21 इन दोनों का सस्पेंशन कभी भी नहीं होगा, किसी भी हाल में नहीं होगा। सीधा सीधा सवाल आता है पेपर में कि कौन से दो मौलिक अधिकार है, कौन से दो आर्टिकल है जिनका कभी भी सस्पेंशन नहीं होता है। तो कभी भी किस किस का नहीं होता, आर्टिकल 20 और 21 का, ठीक है। कौन से आर्टिकल में लिखी हुई बात, 358 और 359। तो ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 359 में कि 20 और 21 का तो कभी भी निलंबन नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 20 और 21, जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे वहां देखेंगे। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया है बच्चों, तो देखो जर्मनी से तो एक चीज याद रखनी है, साउथ अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया है। तो देखो प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368 सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये वाला आर्टिकल। तो संविधान में संशोधन किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। और ये बात बच्चों कौन से भाग में आती है, पार्ट 20 भाग 20 में आती है। पार्ट्स की वीडियोस बनी हुई है, देख लेना, ठीक है। पार्ट 20 एक ही आर्टिकल है बस, आर्टिकल 368। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्या बेसिक स्ट्रक्चर भी ला सकते हैं? नहीं, आधारभूत ढांचे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। कौन से पार्ट में आता है बच्चों ये अमेंडमेंट का कॉन्सेप्ट, पार्ट 20 में आता है। और कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 368, ठीक है। ये काट देना। समानता और बंधुता की अवधारणा जो प्रियम्बल में है, वो बच्चों हमने कहां से ली है, फ्रांस से ली है, ठीक है। इसमें गलत जुड़ा हुआ भाई। उसके बाद इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा में जो मेंबर्स हैं, ठीक है भाई, 12 मेंबर्स राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। ये बात तो हमने आयरलैंड में देख ली, लेकिन बाकी बच्चों की भी तो क्या होती है, इलेक्शन होता है बाकी बच्चों का, ठीक है भाई। मैक्सिमम सीट्स कितनी है हमारे यहाँ पर राज्यसभा की बच्चों, 250। तो 250 में से 12 माइनस कर दो तो कितने बच गए, 238। तो इन 238 सीटों पर इलेक्शन करवाना है। तो इलेक्शन कैसे होगा, ये प्रोसेस भी हमने कहां से लिया है बच्चों, साउथ अफ्रीका से। तो हमारे यहाँ राज्यसभा का इलेक्शन पहली बात तो डायरेक्टली नहीं होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है, इनडायरेक्टली होता है, ठीक है। ये याद रखना कैसे होता है बच्चों, अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्टली होता है। और राज्यसभा कौन से आर्टिकल में आती है बच्चों, आर्टिकल 80। आर्टिकल 79 में आती है पार्लियामेंट, ठीक है, 80 में आती है राज्यसभा, और आर्टिकल 81 में आती है लोकसभा। ये भी याद रखना साथ के साथ, 3 आर्टिकल आपको याद हो गए हैं, ठीक है। तो इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, यानी कि ये जो 238 मेंबर बचते हैं, अगर हम मैक्सिमम सीट्स में से देखें 12 सदस्य हटाने के बाद, तो 238 का इलेक्शन कैसे होना है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस मेथड हमने कहां से ले रखा है, साउथ अफ्रीका से। और कैसे होता है तो बच्चों इनडायरेक्टली होता है, ये याद रखना।
इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से होता है हमारे यहाँ राज्यसभा का इलेक्शन, जबकि लोकसभा में डायरेक्टली होता है, सीधा हम वोट देने जाते हैं वहां पर। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको। साउथ अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया है, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, अमेंडमेंट कौन से पार्ट में, पार्ट 20 आर्टिकल 368, इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर्टिकल 80 में हो रही है ये बात। उसके बाद आता है कनाडा। कनाडा से क्या क्या लिया हमने, सबसे पहले यूनियन लिस्ट, 3 तरह की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, संघ सूची। कौन से शेड्यूल में, शेड्यूल 7। सारी की सारी ये तीनों की तीनों सूचियां कौन से आर्टिकल में आती है बच्चों, आर्टिकल 246 में आती है। संघ सूची का मतलब क्या है, जिस पर कानून कौन बना सकती है, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार कानून बना सकती है बच्चों। ठीक है, उसके बाद इन तीनों लिस्ट के अलावा भी अगर कोई पावर्स बच जाए तो उसे कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां, रेसिड्यूरी पावर्स। इसके लिए कौन सी लिस्ट है, रेसिड्यूरी लिस्ट। ठीक है, अवशिष्ट सूची जो कौन से आर्टिकल में आती है, आर्टिकल 248 में आती है। और ये किसके पास होती है रेसिड्यूरी पावर्स, तो केंद्र सरकार के पास है आज के समय। जबकि जब 1935 का अधिनियम था बच्चों, 1935 का एक्ट था, तब ये रेसिड्यूरी पावर्स किसके पास हुआ करती थी, गवर्नर जनरल, यानी कि जिसे हम वायसराय बोलते हैं। ठीक है, वायसराय। 1935 के अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियां, रेसिड्यूरी पावर्स किसके पास हुआ करती थी, गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय। लेकिन आज किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ सेंटर के पास है, स्टेट के पास नहीं है। ये बात याद रखना आप साथ के साथ। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स, भाई केंद्र में क्या होता है, राष्ट्रपति, ऐसे ही राज्यों में क्या होता है, राज्यपाल होता है। लेकिन इन राज्यपाल की नियुक्ति कौन कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है बच्चों, केंद्र में, केंद्र द्वारा। तो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति करवानी है राज्यों में। ये बात हमने कहां से ली है बच्चों, कनाडा से ली है। ठीक है, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 155 में लिखी हुई ये बात। फिर फेडरेशन सिस्टम। ठीक है, फेडरेशन सिस्टम में भी कौन सा, देखो फेडरल सिस्टम कहां से था, हमारा कनाडा से था। ठीक है, संघात्मक व्यवस्था जिसे हम यूनियन सिस्टम भी कह सकते हैं। और फेडरेशन सिस्टम कौन सा वाला, डिवीजन ऑफ पावर्स, यानी कि आप शक्तियां तो बांट रहे हो लेकिन आप किसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, सेंटर को। ठीक है, जैसे फेडरल, जो हमने फेडरल सिस्टम देखा था वो हमने देखा था कि कनाडा में तो ये लिखा हुआ ही है, साथ के साथ 1935 का जो अधिनियम था वहां पर भी चीजें देखी थी हमने। लेकिन हमने जो कनाडा से फेडरल सिस्टम लिया है ना, इसमें हमने ज्यादा शक्तियां किसको दे रखी है बच्चों, सेंटर को दे रखी है। यानी कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर ये सेंटर है, ठीक है, तो स्टेट, भाई सेंटर ने स्टेट डिसाइड करे, स्टेट ने मिलकर सेंटर डिसाइड नहीं करा है। तो यहां ज्यादा पावरफुल कौन होता है, सेंटर है, स्टेट नहीं है। तो आपने फेडरल सिस्टम तो रखा है, लेकिन कौन सा वाला फेडरल, तो हमने यहाँ पर सेंटर को ज्यादा पावरफुल बनाया, केंद्र को अधिक शक्तियां दी है हमने। तो ये केंद्र को अधिक शक्ति देना, सेंटर को अधिक पावर देना, ये हमने कौन से देश से लिया है, कनाडा से। ठीक है, जबकि ऐसा ही फेडरल सिस्टम हमने कहाँ देखा था, 1935 के एक्ट में, केंद्र अधिक शक्तिशाली। उसके बाद एडवाइजरी पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है किसी भी मामले में, और सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी भी होती है कि क्या देना है, उस सलाह को देना है। हालांकि उस सलाह को राष्ट्रपति माने या नहीं माने, इसके लिए प्रेसिडेंट बाउंड नहीं होता, लेकिन इस तरह की शक्ति दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी शक्ति बच्चों कौन से आर्टिकल में आती है, 143। सीधा सीधा तो देखो आपको बहुत सारे आर्टिकल साथ ही साथ याद भी होते जा रहे हैं, जैसे जॉइंट सिटिंग आर्टिकल 108, ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट का आर्टिकल 54, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कि राष्ट्रपति के इलेक्शन का मेथड क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, आर्टिकल 55। राज्यपाल का कैसे करवाना है भाई, राज्यपाल की नियुक्ति है, सेंटर करेगी, तो नियुक्ति सेंटर करेगी, ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है, 155 में। सारी की सारी जो हमारी लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, तीनों लिस्ट कौन से आर्टिकल में, 246 में। रेसिड्यूरी लिस्ट आर्टिकल 248। तो आपको साथ के साथ आर्टिकल भी याद करते हुए चलना है, ये नहीं कि खाली सोर्सेज याद कर दिया। तो देखो एडवाइजरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में, 143। और राष्ट्रपति सलाह को मानने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि अगर राष्ट्रपति ने सलाह मांगी है तो उन्हें सलाह देनी है। उसके बाद देखो ये सारी चीजें हमने कहां से ले ली है, कनाडा से। और क्या क्या लिया हमने कनाडा से,
तो गवर्नर कैन रिजर्व अ बिल फॉर प्रेसिडेंट। राज्यपाल क्या कर सकता है, किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। ठीक है, तो राज्यपाल के पास एक पावर है कि अगर उसे किसी भी बिल पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो ऐसे में वो क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट के लिए आरक्षित रख सकता है, रिजर्व रख सकता है। उसके बाद यूनियन ऑफ स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत बच्चों फेडरल ऑफ स्टेट नहीं है, भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। आर्टिकल 1 में पढ़ेंगे हम ये बात। किस में पढ़ेंगे, आर्टिकल 1। ये याद रखना कि यूनियन ऑफ स्टेट है भारत। ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है, हमारे पहले ही अनुच्छेद में लिखी हुई है। वह पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे कि यूनियन ऑफ स्टेट क्या होता है। कि मान लो ये हमारा क्या है, सेंटर, ठीक है, तो हमारे यहाँ केंद्र से बने हैं, उसके बाद राज्य। जबकि ये भी तो हो सकता है कि राज्यों ने मिलकर क्या बना दिया, सेंटर बना दिया। तो अगर राज्य मिलकर बनाएंगे तो ज्यादा पावरफुल कौन होंगे, राज्य होंगे। ये यूएसए में होता है ये प्रोसेस, हमारे यहाँ नहीं होता। वहां पर भी इसको फेडरल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ फेडरल था, लेकिन कौन सा वाला फेडरल है, हमने यूनियन ऑफ स्टेट वाला लिया है। हमारे यहाँ केंद्र अधिक शक्तिशाली है, केंद्र के पास क्या है, ज्यादा पावर, शक्तियां ज्यादा है। राज्य के पास शक्तियां नहीं है। हमारे यहाँ राज्यों को शक्तियां नहीं है कि जब चाहे केंद्र से अलग हो जाए, ऐसा सिस्टम है ही नहीं भारत में। तो भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है बच्चों, फेडरल ऑफ स्टेट नहीं है। ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है, आर्टिकल 1 में लिखी हुई है। उसके बाद भारत क्या है, क्वासी फेडरल है, अर्ध संघात्मक सरकार है। इसका मतलब भारत ने क्या करा, यूएसए वाला फेडरल तो लिया लेकिन आधा ही लिया। उसने क्या कर दिया, कनाडा वाला ले लिया कि सेंटर और स्टेट को शक्तियां तो बांटो, लेकिन फिर भी ज्यादा शक्तियां किसको दो, सेंटर को दो। तो इसीलिए भारत के फेडरल सिस्टम को क्या बोला जाता है, क्वासी फेडरल सिस्टम। यानी कि संघात्मक व्यवस्था तो है, यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपना अपना काम तो करती हैं, लेकिन फिर भी ज्यादा किसको दे रखी है पावर, हमने केंद्र सरकार को दे रखी है। इसीलिए भारत के संघात्मक व्यवस्था कैसी है, अर्ध संघात्मक है। और ये स्टेटमेंट आता है बहुत ज्यादा कि भारत के संविधान को या भारत में जो फेडरल सिस्टम है इसे क्वासी फेडरल किसने कहा है, अर्ध संघात्मक किसने कहा है। तो इसमें एक व्यक्ति का नाम याद रखना आप, केसी वियर। ठीक है, केसी वियर। ठीक है, केसी वियर का नाम याद रखना कि केसी वियर ने क्या करा है बच्चों, देखो क्वासी फेडरल, तो सीधा स्टेटमेंट आता है कि भारत में जो संघात्मक व्यवस्था है अर्ध संघात्मक है, क्वासी फेडरल है। तो ये बात किसने कही है बच्चों, केसी वियर ने कही है। किसने कही है, केसी वियर ने, ये याद रखना। ठीक है, केसी वियर ने कही है। सीधा सीधा ये बहुत बार आया हुआ सवाल है कि क्वासी फेडरल गवर्नमेंट किसने कहा है, तो केसी वियर ने कहा है। उसके बाद देखो ब्रिटेन, ब्रिटेन से क्या क्या लिया है हमने, तो ब्रिटेन से लिया है बच्चों हमने सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। कौन से भाग में आती है एकल नागरिकता, तो पार्ट 2 में आती है। आर्टिकल कहां से 5 से लेके 11। और जो सिटीजनशिप है बच्चों वो यूनियन लिस्ट में आता है। ठीक है, केंद्र सूची में आता है। यानी कि इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, पार्लियामेंट को होगा, संसद को। ये याद रखना। तो भारत में कैसी सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप है। यानी कि आप भारत के किसी भी हिस्से में रहो, आप क्या कहलाओगे, आप भारतीय ही कहलाओगे। ये नहीं कि आप एक राज्य में हो तो आपको राज्य की नागरिकता अलग मिल रही है और भारत की अलग मिल रही है, ऐसा नहीं है। तो भारत में कैसी सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप है। कौन सी लिस्ट में आता है सिटीजनशिप का टॉपिक, यूनियन लिस्ट। इसका अलग कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र सरकार यानी कि हमारी की संसद। कौन से भाग में आता है, भाग 2 में आता है, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट, इक्वालिटी बिफोर लॉ।
आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता, ये भी हमने कहां से लिया है बच्चों? ब्रिटेन से लिया है। आर्टिकल 14 में कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून की नजर में क्या है? सभी व्यक्ति समान है, कानून से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन केस भी है बच्चों। कौन कौन से? आर्टिकल 361, ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को हमने कुछ चीजों में क्या दे रखी है? छूट दे रखी है, विशेष छूट। लेकिन अगर हमसे इसका मीनिंग पूछा जाए कि इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या होता है, विधि के समक्ष समानता क्या है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि कानून की नजर में सभी लोग क्या है? समान है, कानून से बढ़कर कोई भी नहीं है। यानी कि इसका एक और मीनिंग निकलता है कि भारत में क्या है? रूल ऑफ लॉ है, ठीक है। भारत में किसका शासन है बच्चों? कानून का शासन है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी किसके दायरे में रह के काम करेंगे? तो कानून यानी कि विधि, कानून के दायरे में रह के काम करेंगे। कल को वो अपनी नहीं चला सकते, उनको भी हटाने का प्रोसेस है हमारे यहाँ कानून में। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ सीधा सीधा एक तरह से कौन से मीनिंग से जुड़ा हुआ है? रूल ऑफ लॉ। आया हुआ सवाल है कि भारत में किसका शासन है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की कानून, तो भारत में रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी किसके दायरे में रह के काम करेंगे? कानून के में। कल को वो अपनी नहीं चला सकते कि आज से कानून ही बदल दो, इस तरह से चीजें नहीं हो सकती हैं भारत में। उसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, संसदीय व्यवस्था, जिसे वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो संसदीय व्यवस्था है बच्चों, ये भी हमने कहां से ली है? ब्रिटेन से। तो देखो क्या क्या लिया हमने ब्रिटेन से? सिंगल सिटीजनशिप, इक्वालिटी बिफोर लॉ, जिसका मीनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, आर्टिकल 14 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसी से एक और मीनिंग निकलता है रूल ऑफ लॉ, कि भारत में क्या है? कानून का शासन है, ये बात। पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय व्यवस्था, कि भारत में संसद जैसा सिस्टम होगा, लोकसभा होगी, राज्यसभा होंगी, इस तरह की चीजें, पूरी की पूरी संसद किससे मिलकर बनेगी? तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम भी हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। उसके बाद देखो और क्या क्या लिया है हमने? तो बाय कैमरल सिस्टम, भाई पार्लियामेंट है तो इसका मतलब बाय कैमरल तो होगा ही होगा। तो देखो ये बाय कैमरल सिस्टम बच्चों हमने 1935 के एक्ट में भी देखा था। अब ऑप्शन में एक ही मिलेगा, ऐसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है वहां पर, ठीक है। तो द्विसदनात्मक व्यवस्था, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा क्या है? 2 हाउस है हमारे यहाँ, ठीक है, 2 हाउस है, ये याद रखना। उसके बाद अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, आर्टिकल 76 में आता है, ठीक है, ये भी हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से। कैबिनेट सिस्टम, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, ठीक है, कैबिनेट, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। एक होता है बच्चों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसको क्या बोलते हैं? मंत्री परिषद बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद। और ये क्या लिखा हुआ है? मंत्रिमंडल, ये याद रखना। कैबिनेट, ज्यादा पावर कैबिनेट के पास होती है, साइज छोटा होता है इसका। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, केंद्रीय मंत्री परिषद बड़ी होती है, उसमें ज्यादा मंत्री होते हैं। कैबिनेट छोटा होता है, कम लोग होते हैं, लेकिन सारी की सारी पावर होती किसके पास है? इस कैबिनेट के पास ही होती है। यानी कि कैबिनेट ने जो फैसला कर दिया वो फाइनल है, बाकियों को क्या करना है? हाँ में हाँ मिलाना है बस। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। उसके बाद रिट हो गया, आर्टिकल 32, ठीक है। तो आर्टिकल 32 से हम क्या कर सकते हैं बच्चों? रिट लगा सकते हैं। ये आर्टिकल 32 से रिट लगाने की पावर कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट में, जबकि हाई कोर्ट से भी रिट लगा सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 226 से लगा सकते हैं बच्चों, आर्टिकल 226, ठीक है, ये याद रखना। तो देखो बाय कैमरल सिस्टम, अटॉर्नी जनरल, कैबिनेट सिस्टम बता दिया मैंने आपको, रिट आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अगर रिट हमें हाई कोर्ट में इशू करनी हो तो 226। उसके बाद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि निर्माण की प्रक्रिया, यानी कि कानून कैसे बनाना है, ये चीज भी हमने कहां से ली है? ब्रिटेन से। फिर उसके बाद कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। बहुत बार आएगा सवाल है कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं? तो लोकसभा के लिए होते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का पद, ये भी हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से। लेकिन हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का जो पद है वो इलेक्टेड होता है, ठीक है। तो इसका जो इलेक्शन वाला प्रोसेस है ना भाई, हमने क्या देखा कि जो राष्ट्रपति का पद है वो तो हमने कहां से ले लिया? ब्रिटेन से।
लेकिन निर्वाचित राष्ट्रपति होना चाहिए, इलेक्टेड राष्ट्रपति होना चाहिए, ये चीज अमेरिका के अंदर से, ठीक है, तो याद रखना। तो औपचारिक प्रधान, हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता तो है लेकिन कैसा होता है बच्चों, नॉमिनल हेड होता है, ठीक है। ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है, 52 में, आर्टिकल 52, कि भारत में क्या होना चाहिए, एक राष्ट्रपति का पद होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ देश में जो राष्ट्रपति है वो क्या है, नॉमिनल हेड है, औपचारिक है। तो राष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से। ब्रिटेन से बहुत सारी चीजें ली हैं बच्चों हमने। उसके बाद है अमेरिका, यूएसए से हमने क्या क्या ले लिया है, तो देखो फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, कौन से भाग में, भाग 3, अनुच्छेद 12, आर्टिकल 12 से लेके 35, और पार्ट 3 को बताओ क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का मैग्ना कार्टा। उसके बाद ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का पद, आर्टिकल 63, 52 तो क्या कहता है, भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए। आर्टिकल 63 क्या कहता है, भारत में क्या होना चाहिए, एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। इसके साथ ही एक और आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल 153, राज्यपाल का पद, ठीक है। उसके बाद देखो सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बच्चों देखो सबसे ऊपर किसको रखना है, संविधान को रखना है, यानी कि संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए। देश में आपने संविधान बनाया, लेकिन ऐसा नहीं है कि संविधान से ऊपर आपके अपने अलग ही नियम चल रहे हैं। तो संविधान की सर्वोच्चता, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बच्चों हमने कहां से ली है, अमेरिका से ली है। उसके बाद प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट, आर्टिकल 61, तो देखो मैंने आपको बताया था ना रूल ऑफ लॉ, ब्रिटेन से। तो देखो राष्ट्रपति को भी हटा सकते हैं, राष्ट्रपति सर्वोपरि नहीं है हमारे देश में, कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है, कानून का शासन है, रूल ऑफ लॉ है, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सारी चीजें हमने ले रखी है अलग अलग देशों से। तो हम राष्ट्रपति को भी हटा सकते हैं, और कौन से प्रोसेस से, इम्पीचमेंट, महाभियोग की प्रक्रिया। और इम्पीचमेंट वर्ड सिर्फ और सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के लिए यूज हो रखा है, ठीक है। कौन से आर्टिकल में आता है इम्पीचमेंट, आर्टिकल 61, और आर्टिकल 60 में क्या आता है, 60 में, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ, ये याद रखना, आर्टिकल 60, राष्ट्रपति की शपथ, ठीक है। उसके बाद देखो और क्या क्या लिया हमने अमेरिका से, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि के समान संरक्षण, आर्टिकल 14। देखो ब्रिटेन से लिया हमने इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता, और यहाँ क्या है, विधि के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दोनों की दोनों बातें बच्चों किसमें, आर्टिकल 14 में, ठीक है। लेकिन फिर अंतर क्या है, तो देखो वहां हमने क्या देखा, इक्वालिटी बिफोर लॉ में कि कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस भी है, कुछ आर्टिकल हैं हमारे यहाँ पर जहां पर हम एमपी को, एमएलए को, प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, इन सबको क्या देते हैं, थोड़े थोड़े विशेषाधिकार भी देते हैं हम। उसके बाद इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या है, फिर समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, ठीक है। कि मान लो दो वर्ग हैं, तो दो वर्गों में, तो दो क्लासेस में तो फर्क है, लेकिन एक ही क्लास में भी अगर फर्क आ रहा है अलग अलग, तो उस फर्क को क्या करना है, आपको पहले रिकवर करना है। तो समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, ठीक है, इक्वल बिहेवियर होना चाहिए, किसमें, इक्वल कंडीशन में। ये मीनिंग किसका है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो किसमें जुड़ा हुआ है बच्चों, आर्टिकल 14। जो 14 पढ़ेंगे तब और डिटेल में देखेंगे इसको, फंडामेंटल राइट वाले टॉपिक में। उसके बाद और क्या क्या लिया है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। पहले हमने क्या देखा था, फंडामेंटल राइट का इमरजेंसी देखा था कि इमरजेंसी लग रही है तब मौलिक अधिकारों का सस्पेंशन, निलंबन किया जा सकता है, वो हमने दूसरे देश से लिया है। लेकिन इमरजेंसी में तीसरा टाइप होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। 3 तरह की इमरजेंसी होती है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356, और फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360, ठीक है। तो याद रखना, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356, ठीक है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी अनुच्छेद 360। तो ये भी हमने कहां से लिया, अमेरिका से। और हमारे देश में अभी तक क्या नहीं लगी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, और लगनी भी नहीं चाहिए। अगर किसी देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है तो बहुत बुरे हालात है वहां पर। उसके बाद प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ जजेस,
जजों को भी क्या है, हटाने की प्रक्रिया है बच्चों हमारे यहाँ। और कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 124 का भी 4, 124 का भी 4, इसके अंदर भी आर्टिकल है। उसके बाद वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये क्या है, हमारे प्रियम्बल की पहली पंक्ति है। तो ये भी हमने कहां से लिए बच्चों, यूएसए से लिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, फर्स्ट लाइन ऑफ प्रियम्बल। फिर जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, जितने भी न्यायालय है, इनके पास पावर है कि किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं, फिर से रिव्यू, फिर से चेक कर सकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू। तो न्यायिक पुनरावलोकन, ये चीज भी हमने कहां से ली है, अमेरिका से। तो देखो हमने जुडिशरी की पावर्स बढ़ाई है एक तरह से, कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, रिट इशू कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ठीक है। उसके बाद PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL जनहित याचिका, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, जनहित याचिका या फिर लोकहित याचिका। तो इसका सीधा सीधा फैक्ट वाला सवाल आता है कि भारत में इसके जनक कौन है, तो बच्चों PN भगवती, इनका नाम याद रखना, ठीक है। कि आप जनता के लिए अपनी तरफ से कोई याचिका लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं। तो इसे क्या कहा गया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, जनहित याचिका या लोकहित याचिका। और भारत में इसे लाने वाले, इंट्रोड्यूस करने वाले कौन है, PN भगवती। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा फैक्ट वाला सवाल है ये, PN भगवती, ठीक है। तो कोर्ट देखेंगे, वहां देखेंगे हम इस चीजों को। उसके बाद और क्या क्या लिया है, तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, हमारे यहाँ न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है, उस पर किसी चीज का कोई दबाव नहीं है, वो अपने तरफ से ही सारे क्या ले सकती है, डिसीजन ले सकती है। तो न्यायपालिका तो है, लेकिन कैसी है बच्चों, स्वतंत्र है। ये भी हमने कहां से लिया है, अमेरिका से, जो एक बहुत अच्छी चीज है। प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ 3 आर्म फोर्स, हमारे देश में राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होता है, सुप्रीम कमांडर होता है, ठीक है। तो ये चीज भी हमने कहां से ली है बच्चों, अमेरिका से। और ये बात लिखी हुई आर्टिकल 53 और 53 का भी 53(2), ठीक है। 53 में 2 आर्टिकल है, 53(1) और 53(2). तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, सुप्रीम कमांडर होता है। ये बात हमने अमेरिका से ली। और ये बात एग्जैक्ट कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 53(2) में। तो 53(1) में क्या आता है, ये भी सुन लो। तो एग्जीक्यूटिव पावर, सारी की सारी कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, किसके अंदर होती है, तो राष्ट्रपति के अंदर होती है, सारी की सारी। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स का हेड, कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख कौन होता है बच्चों, राष्ट्रपति। यही बात कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है, आर्टिकल 53(1) में। ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स, सारी की सारी कार्यपालिका शक्ति किसके अंदर होती है, किसमें निहित होती है, तो राष्ट्रपति में होती है। और 53(2) क्या कहता है कि राष्ट्रपति क्या होता है बच्चों, तीनों सेनाओं का क्या होता है, कमांडर, सुप्रीम कमांडर, ठीक है। ये भी हमने कहां से लिया है, अमेरिका से। उसके बाद ला इलेक्टेड प्रेसिडेंट, निर्वाचित राष्ट्रपति, ठीक है। तो राष्ट्रपति का पद तो होना चाहिए, ये तो हमने दूसरे देश से लिया है। राष्ट्रपति की नियुक्ति की प्रक्रिया, ये हमने कहां से ली है भाई, प्रेसिडेंट तो रखना है, लेकिन उसकी अपॉइंटमेंट कैसे करवानी है, वो हमने कहां से लिया बच्चों, कनाडा से। राष्ट्रपति की नियुक्ति की प्रक्रिया, लेकिन राष्ट्रपति निर्वाचित होना चाहिए, इलेक्टेड होना चाहिए। ये चीज हमने कहां से ली है, अमेरिका से। तो देखो एक शब्द बदलने पे ही आंसर चेंज हो जाता है। और हमें इतना डीप में ही पढ़ना है कि सवाल कहीं से भी आ जाए, कंफ्यूज नहीं होना है हमें किसी भी चीज को लेकर। तो एक एक शब्द ध्यान से पढ़ना है। तो इस तरह से हमने क्या करे हैं बच्चों, हमारे सोर्सेस कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारी क्लास कंप्लीट होती है, ठीक है बच्चों। थैंक यू।